हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई जस्ट होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जो आज की डिस्कशन है वो है 8 अक्टूबर 2020 के डेली ऑफ जो करंट अफेयर्स बचन देता है उस पर। तो कुछ जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, हमें उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना है। डिस्कशन से हमें क्या पता चलेगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं एंड कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम जिन पे हम ढीले ढाले हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग कॉटन है। तो कुछ भी चीज़ न्यूज़ में होती है, हमें बस वही चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, हमें उसका बेसिक पढ़ना पड़ता है। जैसे कॉटन है तो हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया में कॉटन कहाँ है, कहाँ नहीं है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कौन नहीं तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन कौन कर रहा है इम्पॉर्टेंट है। कॉटन को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में कॉटन को कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। जब भी हम सुनते हैं कि कोई टॉपिक न्यूज़ में है तो ये होता है उसका प्रॉपर एनालिसिस, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अभी मतलब चांसेस इसके कम है कि अभी किसको हम कौन से ऐसा क्रॉप है जिसको अभी रिसेंट उसका फर्स्ट ब्रांड एंड लोगो मिला है, तो वहाँ पे आंसर कॉटन होगा। लेकिन ये चीज़ें हर पेपर में बनाने वाला जानता है, ये अधिकतर बच्चों ने पढ़ा होगा। क्या नहीं पढ़ा होगा, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, इसलिए हमें बैकग्राउंड पे ध्यान देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कॉटन के साथ कि इंडिया को अपना सबसे पहला ब्रांड एंड लोगो मिला है कॉटन के लिए। कब मिला? ये वर्ल्ड कॉटन डे के दिन मिला, जो सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे था। अभी वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? ये होता है 7 अक्टूबर को। तो ये डेट्स आप याद रख सकते हैं, अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उस पर ये चीज़ें पूछी जाती है, डेट्स पर्टिकुलरली पूछी जाती है। तो जो इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है वो जाना जाएगा विद नेम कस्तूरी कॉटन। इसका मतलब है कि वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर कस्तूरी कॉटन नेम से कोई कॉटन बिक रहा है तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो कॉटन कहाँ से है, वो इंडिया से है। अब बात करते हैं इंडिया में। इंडिया जो है वो 4 स्पीशीज ऑफ कॉटन को ग्रो करता है, उनके नेम आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इनमें से 2 एशियन स्पीशीज है, एक इजिप्शियन है और एक अमेरिकन अपलैंड कॉटन है। ठीक है, आप नाम यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। गॉस्पियम आर्बोरियम एंड हर्बेक्यूएम ये एशियन कॉटन है। उसी तरीके से जी बारबाडेंस ये इजिप्शियन है एंड जी हिर्सुटम ये अमेरिकन अपलैंड कॉटन है। तो आई डोंट थिंक इसके नाम आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन स्टिल आप नाम याद रखिए कि ये कॉटन है जो इंडिया में ग्रो करे जाते हैं। बात आई कॉटन की, तो इंडिया क्या कहीं पर भी क्रॉप्स को जनरली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ वो होती है जो समर सीजन में ग्रो होती है, रबी वो होती है जो विंटर सीजन में ग्रो होती है, जायद जो इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन फेस होता है वहाँ पर हम उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो कि कॉटन जो है ये खरीफ क्रॉप है। इसके लिए जो सॉइल चाहिए है वो चाहिए हमें ब्लैक कॉटन सॉइल। इंडिया के अगर सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो ये है, आप देखिए ब्लैक कॉटन ब्लैक सॉइल जो है वो जनरली कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात में है, फिर जो सेंट्रल इंडिया है पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश पूरा, महाराष्ट्र पूरा, कर्नाटका पे एंड बिट आंध्र प्रदेश में भी ये जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए कि पूरे ही साउथ इंडिया में ब्लैक सॉइल नहीं है, ब्लैक सॉइल ज़्यादातर इस पोर्शन में है। तो कॉटन सबसे बेस्ट ग्रो करता है ब्लैक सॉइल में। आई एम नॉट सेइंग, ये नहीं कह रही कि बस ब्लैक सॉइल में ही ग्रो करता है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए तो वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है। उसके बाद इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? इसको ग्रो करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए इन बिटवीन 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। इसको बारिश कितनी चाहिए? इसको चाहिए 55 से 110 सेंटीमीटर। आइडियल है, मतलब इस ऐसी अगर बारिश रही तो ये अच्छा ग्रो करेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको कम से कम 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए है। फ्रॉस्ट क्या होती है? जब सुबह सुबह आपको देखते हैं ना, अगर ठंड के टाइम पे कि आप बाहर आ रहे हो और एकदम ये आइस जैसी जमी हुई है जो हमारा सरफेस है, उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं। कम से कम 180 डेज ऐसे होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉटन अच्छे से ग्रो करे। बात करें ये कहाँ कहाँ पर होता है इंडिया में, तो सबसे जो नंबर 1 में प्रोड्यूसर है वो है गुजरात। आई जस्ट टोल्ड यू ना कि ब्लैक सॉइल इस रीजन में आपको मिल रही है, तो यहाँ पर वाले जो स्टेट्स है वो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जो फर्स्ट सेकेंड है वो यहीं से कैसे होंगे, ये आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर कहीं पर क्वेश्चन में फंस जाए इन एग्जाम, तो फर्स्ट में है गुजरात,
सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तेलंगाना, फोर्थ में आ जाता है राजस्थान। ये थोड़ा ऊपर जाके आप ये चीज़ें याद रखिए। तो ये सारी ही मतलब वेस्टर्न साइड की जो हमारे स्टेट्स हैं ऑलमोस्ट सारे क्या करते हैं, कॉटन प्रोड्यूस करते हैं हम। ये चीज़ ध्यान दीजिए, कॉटन की वजह से पंजाब में बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि कॉटन जो है बहुत फर्टिलाइजर यूज करता है, इसकी वजह से पंजाब में बहुत सारे कैंसर केसेस आ रहे हैं। ये याद रखिए, क्योंकि ये यहाँ पर ग्रो करने लायक नहीं है। वो ब्लैक सॉइल में अच्छा होता है, यहाँ की सॉइल ब्लैक नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इंडिया को यहाँ पर बोला गया है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है, बट मैंने जब नेट में सर्च किया था तो मुझे ये फर्स्ट पे दिखा रहा है। तो आप इसके डाटा के अकॉर्डिंग मत जाना। जब भी आपको एग्जाम देना हो उससे पहले आप इंडिया की रैंकिंग देख लीजिएगा डिफरेंट ग्राफ्स पे। इसमें बोला गया कि हम लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ये तो है ही, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इवन शायद लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। तो ये डाटा आप अपडेटेड रहिए, क्योंकि ये चीज़ ग्रो करने पर डिपेंड करती है, ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड पे जितना भी कॉटन ग्रो हो रहा है तो उसका हम 23% इंडिया प्रोड्यूस करता है, ये याद रखिए। तो अच्छा खासा शेयर हम रखते हैं कॉटन का इन दी वर्ल्ड। इसके बाद इंडिया में जितना भी कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है उसका करीब 51% हम अब ऑर्गेनिक कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये कॉटन ही नहीं प्रोड्यूस करता, कॉटन सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। क्यों? क्योंकि अराउंड 6 मिलियन लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट इससे हम मिल रहा है। आपको ये पता होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, तो उसमें भी करीब 6 मिलियन यानी 60 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये कॉटन वाला सेक्टर। अब इंडिया में सारा काम कौन देख रहा है? ये देख रहे हैं CCI, विच स्टैंड फॉर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये है क्या? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, जो देखती है कि जो भी प्राइस अंडरटेक हो रहे हैं फॉर सपोर्टिंग ऑपरेशन फॉर कॉटन, ये मतलब कॉटन से रिलेटेड जितने भी प्राइस के ऊपर नीचे होते हैं सारा कौन देखता है? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने अभी रिसेंटली क्या किया, एक ऐप डाउनलोड एक ऐप डेवलप किया था मतलब से, जिसका नाम था कॉट एली करके एक ऐप डेवलप किया। इससे होगा क्या कि हमें पता चलेगा कि वेदर कंडीशन कैसी है और क्रॉप की कंडीशन कैसी है, कौन से क्रॉप की, कॉटन की ऑब्वियसली। एंड थर्ड, हम कौन से फार्म प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू कॉटन। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में विच है जो है रिगार्डिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि POP, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, वो एक्चुअल में है क्या। तो POP मतलब होते ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिनकी लाइफ जो होती है बहुत लंबी होती है। ठीक है, और इससे होता क्या है कि जल्दी डिग्रेड नहीं होते, ख़राब नहीं होते हैं, और इससे इन पे सर्टेन प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये कहीं एक जगह पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये लंबा ट्रेवल करके दूसरी जगह भी पहुंच के वहाँ भी चीज़ें कंटामिनेट यानी ख़राब या पोल्यूट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है कि इनमें बायो एक्यूमुलेट होने की कैपेसिटी आ जाती है। बायो एक्यूमुलेट होने का क्या मतलब है कि लेटर सपोज आपने कोई ऐसी सब्जी खाई जो कि उस सॉइल में ग्रो हो रखी है जहाँ पर ये केमिकल्स है, उसकी वजह से उस सब्जी में भी वो केमिकल ला चुके हैं। अब आपने वो सब्जी खाई, सब्जी तो आपकी डाइजेस्ट होकर एक्सक्रीट हो गई, बाहर निकल गई, लेकिन ये जो केमिकल्स आपने खा दिए हैं ये आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो चुके हैं। इसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेट होना। तो ये धीरे धीरे करके आपके अंदर बायो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और यही कुछ फिर बाद में बीमारी कॉज करते हैं, जैसे कि कैंसर। ठीक है, तो ये होता है मतलब POP का। तो ये बस हमारी हेल्थ ही नहीं बल्कि आपके हेल्थ को भी ये हार्म करेगा, इन्वायरमेंट को भी, हेल्थ को, दोनों को हार्म करेंगे। कौन? ये पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में कहाँ मेंशन है? स्टॉकहोम कन्वेंशन में। तो जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है ये किस बारे में बात करता है? ये ग्लोबल ट्रीटी है जो कोशिश कर रहा है कि हमारी ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए इन्हीं पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से। ये एक लीगली बाइंडिंग है और ये कब आया था? ठीक है, ये आया था इसको इंडिया ने कब रेटिफाई किया? इस कन्वेंशन को प्रॉपर रेटिफाई किया था 2006 में। ठीक है, तो 2006 में जब इंडिया ने इसको रेटिफाई किया तो हमने क्या किया? पिछले साल 2018 में ही हमने क्या किया?
इसमें इनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाए थे। तो ये सारा काम इंडिया में कौन करता है स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो जो ये रूल्स बनाए थे, हमारे कंट्री में भी तो कोई लॉ होना चाहिए ना इससे रिलेटेड। स्टॉकहोम कन्वेंशन तो इंटरनेशनल वाला है, तो इंडिया में कौन सा लॉ है जो इसके काम को देखता है? वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा कि कौन देखता है, किस लॉ के अंदर हम देख रहे हैं इसको। ये था अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन, और पीओपी के बारे में बात कर दी है मैंने। देखिए, मैंने ये बताया आपको पीओपी हार्मफुल है हमारे लिए। तो इनसे होता क्या है कि अगर लॉन्ग टर्म अगर इसके एक्सपोजर में कोई रहा तो उनको कैंसर हो सकता है, ठीक है। जो उनका सेंट्रल और पेरिफेरी जो नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज हो सकता है, उनके इम्यून सिस्टम को डैमेज हो सकता है। आपको अभी के पैंडेमिक की वजह से आपको पता चला होगा कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो सिस्टम डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको कोई डिजीज हो सकती है। लास्ट आपकी जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बच्चे जो आप पैदा कर रहे हैं उसमें कोई इशू आ सकता है, चाइल्ड की डेवलपमेंट में इशू आ सकता है इन पीओपी की वजह से। तो अभी हुआ क्या है कि जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसके अंदर 7 पीओपीज को मेंशन किया गया स्पेसिफिकली, ठीक है। कितने? 7। तो इनको बैन करने के लिए हमारे कैबिनेट ने क्या किया है, रेटिफाई कर दिया कि हम इन 7 पीओपीज को हम बैन कर देंगे। इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें से कुछ तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर है, इसके आगे इसमें हेक्जा है, ठीक है। सॉरी, ये हेक्जा है, ये हेप्टा मैंने 7, हेक्जा मैंने 6 और टेट्रा मैंने 4। तो हेक्जा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, हेप्टा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर एंड पेंटा यानी 5 पेंटा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर। ये सारे तो वैसे याद कर सकते हैं, ये सारे कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज होते हैं। और इनके अलावा है पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्साब्रोमोक्लोरोडोडिकेन एंड हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन, क्लोरोडिकॉन एंड लास्ट में ये हेक्साब्रोमोबाइफेनाइल। आप एक रीडिंग मान लीजिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर जो पीओपी इसमें मेंशन नहीं है। तो अब ये रेटिफाई कर दिया कि हम इसको बैन करेंगे, इससे हमें हेल्प क्या मिलेगी? देखिए, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कब इस्टेब्लिश की गई थी? ये करी थी 1992 में इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। कब, किन के साथ? इनके साथ जो बाकी इन्वायरमेंट का रिलेटेड जो UNFCCC है, जो डेजर्टिफिकेशन रिलेटेड UNCCD है, और जो बायोडाइवर्सिटी को प्रेजेंट करने के लिए जो CBD है ना, वो सारे ही 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में सबमिट हुआ था वहाँ पर ये सारे इस्टेब्लिश किए गए थे। तो उसी के साथ GEF भी वहीं पर इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें होता क्या है कि जो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है उन पुअर कंट्रीज़ को, या फिर वो कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज है, या वो कंट्री जो अभी ट्रांजिशन के थ्रू जा रही है, यानी अपना फेस चेंज कर रही है, या पुअर से डेवलपिंग में आ रही है, डेवलपिंग से डेवलप में आ रही है, उन कंट्रीज़ को ये हेल्प करता है कि उनकी जो भी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन या एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मान लीजिए जैसे ये स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात है, यहाँ पर हम बोल रहे कि हम इन पीओपीज़ को यूज़ नहीं करें, हम बैन करेंगे, तो इनकी जगह हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा GEF से, ठीक है। तो अभी हमारे जो भी अब नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स होंगे इस कन्वेंशन को के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, उनके लिए हम पैसा अब GEF से ले सकते हैं। पहले नहीं ले सकते थे जब हमने ये रेटिफाई नहीं किया, अब रेटिफाई कर दिया है तो अब हम ले सकते हैं। तो ये थी पूरी न्यूज अबाउट कि कैसे इनके रेटिफिकेशन से अब हेल्प हमें मिलेगी। नेक्स्ट है जो न्यूज़ वो है कि कैबिनेट कमेटी ने अभी क्या कर रखा है, कुछ रिफॉर्म्स को, मार्केटिंग रिफॉर्म्स को अप्रूव किया है। किसके मार्केट के रिलेटेड? नेचुरल गैस की मार्केट है जो भी, उसमें हमने कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करी है। अब ये रिफॉर्म हमें क्यों चाहिए थे, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी हमारे वहाँ जितना भी नेचुरल गैस प्रोड्यूस होती है वो है अराउंड 84 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। और हैरानी की बात ये, हैरानी क्या की फैक्ट है कि इतना ही हम बाहर से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, मैंने मतलब 50-50 का रेशियो बन जाता है। तो ये जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी, इसी चीज़ को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी मार्केट में रिफॉर्म ला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन की तरफ आए, ठीक है। बात कर ले अगर नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस में सबसे लार्जेस्ट शेयर जो होता है वो होता है मीथेन गैस का।
इसके अलावा ये सारी गैसेस इसमें आती है, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कंडेंसेट्स। इनके अलावा जो बाकी गैसेस है जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हीलियम, ये सारी गैसेस नाइट्रोजन सॉरी नेचुरल गैस के अंदर आती हैं। बात करें ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं 6.2% जितनी भी हमारी एनर्जी नीड है और उसका 6.2% हम गैस के थ्रू हम जो है गैस के थ्रू हम ले रहे हैं। ठीक है, यही हमने क्या एम करा है कि हम 2030 तक इसी शेयर को हम 15% बढ़ा देंगे। ठीक है, 15% बढ़ाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या हम बाहर से इम्पोर्ट करें या हम खुद का प्रोड्यूस करें। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि हम खुद का प्रोड्यूस करें, इसीलिए हम ये मार्केट रिफॉर्म्स लाए हैं। अब मार्केट रिफॉर्म लाए तो हमने क्या किया है, इसमें हम बोल रहे कि ये जो मार्केट प्राइस होता है ना गैस का, इसको डिस्कवर करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया जाएगा। अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर में क्या होगा, ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन है ये सजेस्ट करेंगे कि एक ई बिडिंग प्लेटफॉर्म होगा, बिड करी जाएगी, जिससे जो इसकी सेल की जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाएगी एंड ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगी। कॉम्पिटिटिव यानी ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बढ़ेगा, और बिडिंग हो रही है यानी सामने सामने सब कुछ हो रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट भी है ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये जो अफिलिएट कंपनीज है उनके लिए परमिट जो है जारी किया जाएगा। उस परमिट से क्या होगा, ये जो बिडिंग होने वाली है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बढ़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्या कहने, ये जो मार्केटिंग है इसकी और जो प्राइसिंग है उसको फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं, कंप्लीट फ्रीडम देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आज की बात नहीं है, जो लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो भी न्यू गैस डिस्कवरीज में अभी घुसेंगे नए, उनको हम क्या करेंगे, जो प्राइसिंग और मार्केटिंग फ्रीडम देंगे, ताकि उनके लिए थोड़ा ईजी पड़े कि वो अपने आप डेवलप कर सके। ठीक है, उनके लिए है मेनली जो नए घुस रहे हैं, तो सबको देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिफॉर्म्स आर एम्ड एट गिविंग बूस्ट टू द गैस इकोनॉमी एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी। ये हम पढ़ चुके कि क्यों ये जरूरी थे। ठीक है, ये थी पूरी न्यूज अबाउट कि ये जो रिफॉर्म किए गए क्यों किए गए, किस पे किए गए हैं, उससे होगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट वो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक जो अभी शाहीबाग में प्रोटेस्ट हो रहे थे ना CAA के रिलेटेड, तो वहाँ पर क्या किया था, वो जो शाहीबाग वाली रोड थी उसको ब्लॉक कर दिया था। तो एक बंदे ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाल दी कि हमारे पास ना राइट टू प्रोटेस्ट है और राइट टू मोबिलिटी भी है, तो आप ऐसे रोड को वहाँ पर ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने प्ली डाल दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी से रिलेटेड अपना डिसीजन दिए हैं कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हैं, आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि आप इस सोसाइटी में अकेले नहीं रह रहे हैं ना, सिंस आप इस सोसाइटी में अकेले नहीं रह रहे हैं, जैसे आपके पास फंडामेंटल राइट्स है वैसे ही औरों के पास भी फंडामेंटल राइट्स है कि आप उनकी मोबिलिटी को ब्लॉक ना करें। तो जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी पब्लिक स्पेस में, तो आप क्या कर रहे हैं, आप औरों की मोबिलिटी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसलिए आपके पास प्रोटेस्ट करने का हक है, यू हैव द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप पब्लिक वेज को और पब्लिक स्पेसेस को ऑक्यूपाई ना करें, और वो भी डेफिनेटली कोई पता ही नहीं आप कब तक वहाँ पर बैठे रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी किसने बोली, ये बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मतलब कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होंगी कुछ, जो कि उतनी ही वैल्यूड है जितना वैल्यूड फंडामेंटल राइट है। आप फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट लेके नहीं चल सकते हैं, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ेगी, और अगर वो रेस्ट्रिक्शन फुलफिल हो रही है तभी जाके आपको फंडामेंटल राइट मिलेगा। मतलब कि आपको फंडामेंटल राइट तब तक मिलेगा जब तक आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। किसी और को नुकसान करके आप अपने आप को राइट दिलवाना चाहते तो वो फेयर नहीं है। ये चीज़ कहाँ पर बात करी गई है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 का जो आर्टिकल 19 है वो बात करता है अबाउट राइट टू फ्रीडम। अब इसके अंदर जी तक आते हैं ना, हाँ, समर्पण करके एक मेमो ने, क्या आप उसे याद कर सकते हैं। तो अभी हम बात करने वाले 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) के बारे में। ठीक है, हाँ 19, हाँ यही चीज़। पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेकेंड है फ्रीडम टू असेंबल, और तीसरा है फ्रीडम टू मेक असेंबली एसोसिएशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही बात, जिसमें तीनों में आ जाता है राइट टू प्रोटेस्ट का सील। तो ये चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस देखनी पड़ेंगी। वो रेस्ट्रिक्शन है रिगार्डिंग कि आपको कंट्री की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बारे में सोचना पड़ेगा, पब्लिक ऑर्डर के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा अपने डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, और
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो रहा हो, ये देखना पड़ेगा। और कुछ भी है, ये चीज़ें पूरी मेंशन की गई है कि इन रेस्ट्रिक्शंस को देखना पड़ेगा। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने भी मेंशन करी थी। उनको भी पता था कि आपको कंप्लीट फ्रीडम नहीं दी जा सकती है कि आप जो मर्जी आप करें, नहीं, आपको सोसाइटी में रहना है तो आपको कुछ चीज़ें देख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़। आपको पता है मिल रहे हैं नोबेल प्राइज़ आज से नहीं, 1890 से ही ये मतलब 1896 में आई थिंक जब एल्फ्रेड नोबेल की डेथ हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी विल में अनाउंस किया था कि उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है वो इस पर्टिकुलर अवार्ड को देने में यूज़ की जाए। तो तब से तो नहीं, लेकिन 1901 से ये नोबेल प्राइज़ देना शुरू कर दिया गया था और सिंस देन ही ये नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं बाय पर्टिकुलर नॉर्वे एंड स्वीडन दोनों में। इनमें से एक जगह पीस प्राइज़ मिलता है, बाकी जगह और चीज़ें मिलती और औरों के लिए अवार्ड मिलते हैं। और क्या क्या आता है, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड दिस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, ये बाकी चीज़ें भी है जिनके लिए आपको नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो यहाँ पर ये नोबेल प्राइज़ बेसिकली हम बात कर रहे हैं अबाउट केमिस्ट्री में किसको मिल रहा है। इस बार केमिस्ट्री में 2 लोगों को मिला है, एक तो इमैनुअल चारपेंटियर एंड दूसरा जेनिफर ए डुआंडा को मिला है। इन लोगों को क्यों मिला है, क्योंकि इनने जो हमारा जीनोम है उसको एडिट करने के लिए एक नया टेक्निक ढूंढा है, टेक्निक डेवलप करी है। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू मीन बाय जीनोम। तो हमारे अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उस सबको अगर हम एक साथ ले आए, एक साथ उसकी बात करें तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा जीनोम बोलते हैं। तो इसी चीज़ को एडिट करने के लिए एक नया टेक्निक डेवलप करी है जिसका नाम है CRISPR-Cas9 स्निपिंग सीजर्स। इसकी फुल फॉर्म दे रखी है यहाँ पर, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स CRISPR एसोसिएटेड प्रोटीन 9। ये फुल फॉर्म प्लीज़ याद रख लीजिएगा, आपको वहाँ पर इसकी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि इसका फुल फॉर्म क्या है एंड वो कोई एक बीच में एक वर्ड आपको चेंज कर देंगे एंड आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी आपको जो फुल फॉर्म है आपको याद रखनी चाहिए। तो जीन जिसके बारे में इतनी बहस यहाँ पर हो रही है, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमारी पूरी बायो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। बायो इन्फॉर्मेशन मतलब हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, हमारे हेयर्स का कलर क्या होगा, अंदर से हमारी इम्यूनिटी किस टाइप की होगी, यानी हमारे पूरे चीज़ों को हमारी जो बायोलॉजी है ये चीज़ डिफाइन करता है। तो लेट अस सपोज इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो अब इसी बात है ना, हमें भी कोई डिजीज होने के चांसेस हैं, यस है। तो इसी चीज़ के लिए हमने क्या किया, अब हम और इसका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है DNA, ठीक है। हमारा DNA बताता है कि हम जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा किसी को कोई उसका बच्चा है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, DNA टेस्ट करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स से हमारा DNA मिलता है, यही चीज़ हमको डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो टूल डेवलप किया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया, ये एक सीजर की तरह काम करती है। सीजर की तरह कैसे काम करती है, मान लीजिए यहाँ पर का पोर्शन अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ये CAS9 इसको ये CAS9 प्रोटीन है जो कि सीजर का काम करता है। क्या करता है, ये जो यहाँ पर से डैमेज्ड जो DNA है उसको हटा देता है। अब जिस तरीके से आपको चोट लगती है तो आप खुद हील कर जाते हैं ना, कुछ चीज़ बाहर से तो आपको करनी नहीं पड़ती सिवाय कुछ एंटीबायोटिक वगैरह लगाने के। तो उसी तरीके से DNA में भी कैपेसिटी होती है कि हील कर जाए। यहाँ पर से हमने खराब वाला हटा दिया तो ये जो अच्छा वाला ये ही पूरा इस स्टैंड को बाद में बना देगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा DNA पहले ख़राब था अब वो सही हो जाएगा। तो इसमें सेल्फ रिपेयरिंग टेंडेंसी होती है। अब इससे क्या है, हमारी जो हम ये एप्लीकेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले है कि हम जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है उसी में हम चेंजेस कर सकते हैं। क्यों, जो पेरेंट्स से बच्चों को जो बीमारी ट्रांसफ़र होती है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या होता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, ऐसे डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम डायरेक्ट ह्यूमन के एम्ब्रियो पे भी हम क्या कर सकते हैं, उनके जीन्स को एडिट कर सकते हैं। पैदा होने से पहले ही कर सकते हैं, ये याद रखना। अभी क्वेश्चन आया UPSC में ये कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा रेजिलिएंट बनाने के लिए भी हम ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने किसमें किया, GM कॉटन में किया है ना, हमने उसकी नई वो बना दी है बॉलवॉर्म से प्रिवेंट करने के लिए। बॉलवॉर्म एक उसका डिजीज़ है, उसमें एक वॉर्म लगता है जो ख़राब कर देता है उस क्रॉप को। और हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नई थेरेपीज़ हम डेवलप कर सकते हैं। इनहेरिटेबल डिजीज़ को क्योर कर सकता है, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि ये टेक्नोलॉजी चीप है। कहीं पर क्वेश्चन आ सकता है कि एक कॉस्टली टेक्नोलॉजी नहीं, एक चीप टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जल्दी हो जाती है, इजीली हो जाती है और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ होती है। इसमें सर्टेन कंसर्न्स भी, आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, आपकी पूरी बायोलॉजी क्यों डिफाइन करती है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि कोई लोग इसको गलत जगह यूज करें, मतलब हाई ब्रीड के ह्यूमंस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो
आपके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है, आप उसको जब तक अपनी नीड के लिए यूज करें तब तक दैट्स गुड, वो अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपकी वो ग्रीड की तरफ टर्न होता है ना, लालच की तरफ, वो हार्म करता है। तो यही टेक्नोलॉजी अगर ग्रीड की तरफ टर्न हो गई तो दैट कैन कॉज हार्म, वो हार्म कर सकती है। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, उसके लिए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। अभी तक ऐसे कोई रेगुलेशन नहीं है। ऐसे बेबीज़ को या हाई ह्यूमन ब्रीड को हम डिज़ाइनर बेबी से बोलते हैं, अपनी हमने डिज़ाइन कर रखे कि उसमें क्या फीचर्स आने चाहिए क्या नहीं आनी चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। अब जो है हमारे जो थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, लास्ट से शुरू करते हैं अबाउट एरो इंडिया 2021। ये बेसिकली एक एग्जीबिशन टाइप का, एग्जीबिशन में क्या करते हैं, हमें जो नई नई चीज़ें बनाई है हम उसको एग्जिबिट करते दिखाते हैं। तो ये वाला एग्जीबिशन है पर्टिकुलरली किसके लिए, एरोस्पेस के लिए और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये अल्टरनेट ईयर में होता है, यानी एक साल छोड़ के होता है। तो ये अगले साल होने वाला फरवरी 2021 में। कहाँ होने वाला, बेंगलुरु में होने वाला। कौन सा एडिशन है, 13th एडिशन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने या किसी इंडस्ट्री ने कुछ नया बनाया तो अपना वो यहाँ पे एग्जिबिट कर सकती है। तो बाहर वाला कोई देखेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको खरीदने आ सकता है। नेक्स्ट जो है कैंपेन है माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन। तो पहले गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में बात कर लेते थोड़ी। ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। ये पहली टॉपिक याद रखना कि गैंगेटिक डॉल्फिन है, ना कि कोई और डॉल्फिन। और डॉल्फिन्स भी है हमारे, जो एक इंडस में आती है, एक इरावदी डॉल्फिन है। तो ये नहीं है हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल। कौन सी है, गैंगेटिक डॉल्फिन। इसको हम सूसू भी बोलते हैं। इसकी अगर जो स्टेटस है उसके बारे में बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 2 में आती है, IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में आती है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है, और CMS कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जिसका भी जो COP हुआ था, कहाँ होता भी हमारे गुजरात में गांधीनगर में हुआ था। तो इसके भी अपेंडिक्स 2 में आती है, बस इसमें 2 में आती है, बाकी में 1 है, याद रखना। और ये IUCN है, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया है, ये कैंपेन में क्या करने वाले, जो गंगा का 250 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, वहाँ पर हम सेंसस करने वाले, मतलब बेसिकली बात करें तो उनकी गिनती करने वाले हैं। तो जो लास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला था कि इंडिया में करीब 2-2,500 से लेकर 3,000 तक गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं। तो इनमें जो मेजर इनका इशू होता है ना, अभी किससे हो रहा है, इनको डैम से हो रहा है। डैम्स में होता है कि अगर आप कहीं पर रिवर के बीच में डैम बना दे तो आप उस रिवर की पूरी इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक पर्टिकुलर फिनोमेनन होता है, एक सीक्वेंस होता है कि ऊपर कंकड़ ड्रॉप होंगे, लार्ज बोल्डर्स ड्रॉप होंगे, फिर छोटे पत्थर नीचे ड्रॉप होंगे, फिर सैंड नीचे ड्रॉप होती जाएगी जैसे जैसे सी को आप अप्रोच करेंगे। लेकिन ऊपर ही आप डैम बना दे रहे हैं तो वहाँ पर पानी स्टेबल हो जाएगा और सारी चीज़ें वो वहीं पर छोड़ देगा। तो इसलिए नीचे की जो इकोलॉजी है पूरी पानी की, रिवर की, वो ख़राब हो जाती है। तो ये डॉल्फिन को हार्म कर रही है, ये चीज़ याद रखना आप। नेक्स्ट है रैपिड एक्शन फोर्स के बारे में। ये एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है, किसके अंदर आती है, CRPF के अंदर है। CRPF स्टैंड फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये फोर्स आती है और इंटरनल सिक्योरिटी को ये मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। तो उसकी एक स्पेशलाइज्ड विंग है, क्या है, रैपिड एक्शन फोर्स। आज की नहीं बनी हुई है, 1992 से बनी हुई है। क्यों है ये, किस चीज़ के लिए, जो मान लीजिए आपके दंगे होते हैं, रियॉट्स होते हैं ना, या रियॉट लाइक कोई सिचुएशन होगी तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए है, वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए है। ये जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचने की कोशिश करती है ताकि हम सोसाइटी में थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस दे सकें कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं और अब हम ये सिचुएशन संभाल लेंगे। तो ये रैपिड एक्शन फोर्स का ये काम है। नेक्स्ट है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरा इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये आज की नहीं, 1916 की बनी हुई एक इंस्टीट्यूशन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आती है। इसका जो काम है ये है कि जो अभी हमारी एनिमल लाइफ है इंडिया, उनसे उनके रिगार्डिंग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम और ज़्यादा सर्वे करें और एक्सप्लोरेशन करें और रिसर्च करें, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ। तो ये इंडिया की नहीं है, कनाडा की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि एक इन्वेंट्री बनाई जा सके। इन्वेंट्री मतलब सारा डाटा आप एक जगह रख रहे हो ताकि वो हेल्प करे कि बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सके और चीज़ें भी कर सके, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है। तो इससे होगा क्या कि जो डाटाबेस है हम शेयर कर पाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के बीच, और इसे हम ज़्यादा अच्छी तरीके से हम DNA बारकोडिंग कर सकते हैं एनिमल्स की, और मतलब हम ज़्यादा अच्छी से हम किसी भी स्पीशीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ है या कौन सी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। ये याद रखना कि ये वर्ल्ड बैंक, IMF और G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स ने साथ में मिलकर
निकाला है। ये निकाला क्यों है? देखिए जैसे कि अभी पैंडेमिक हुआ है तो आप जानते हैं कि हर कंट्री अफेक्टेड है, तो अभी उन पे जो डेप्ट मतलब अपना उधार वापस देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको माफ़ कर रखा है थोड़े टाइम के लिए, और बोला गया कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप अभी इस पैंडेमिक से बाहर निकलने के लिए हेल्प कीजिए और अपने वहाँ लाइव्स बचाने जान को बचाने के लिए यूज करिए, एंड डेप्ट का मत सोचिए उतना, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ये याद रखना, ठीक है, और कुछ नहीं है ज़्यादा। अभी ये भी हुआ था क्या, इंडिया जापान के बीच में स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था, किसमें कौन गया था? वहाँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे। वहाँ की कुछ की हाइलाइट्स हैं। सबसे पहला तो क्या है कि जो एक साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम सर्टेन जो एरियाज हैं वहाँ पर कॉपरेट करेंगे। कौन से एरियाज की बात करी गई है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ये CII है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है क्या? आपकी कंट्री में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं ना कि अगर वो हिल जाए, वो ख़राब हो जाए या वो गिर जाए तो आपकी पूरी इकॉनमी हिल जाएगी। लाइक सपोज रेलवेज की बात करें तो सोचिए पूरी रेल चलनी बंद होता है, क्या हो गया था अभी पेंडेमिक में? बैंकिंग सिस्टम पूरा अगर ठप पड़ गया तो क्या होगा, है ना? तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैसे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरा ठप हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनकी भी अलग से प्रोटेक्शन होती है। और दूसरा क्या था कि जापान ने भी एक लीड पार्टनर बनने के लिए एग्री कर गया, किसमें? जो हमारा इंडियन पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव था जो इंडिया ने शुरू किया था, ताकि इंडिया का जो ये इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक रीजन है, ये जो मैरीटाइम डोमेन है, इसको सिक्योर बनाने के लिए इंडिया ने ये इनिशिएटिव शुरू किया था। इसमें जापान ने भी बोला कि हाँ हम भी इसमें अब लीड पार्टनर बनेंगे। लास्टली एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक ने दी है, याद रखना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इनकी रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिपोर्ट का नाम है पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट। इसमें जो मेन चीज़ है ये बोली गई है कि जो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये पिछले 20 साल में नहीं इंक्रीज हुई थी, लेकिन अब इंक्रीज होगी इस पैंडेमिक की वजह से। अगर ये पैंडेमिक नहीं आया होता तो ये डिक्रीज कर जाती बाई 7.9%, लेकिन अब उल्टा हो रहा है क्या कि ऑलमोस्ट 9.2% से ये इंक्रीज करने वाली है। और इंडिया के बारे में से स्पेसिफिक क्या बताया है कि इंडिया का हमारे पास डाटा ही नहीं है भैया। अब डाटा ही नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पुअर्स रहते हैं। तो ये था पूरा आपका 8 अक्टूबर का एनालिसिस। आई होप आपको ये पसंद आया हो, एंड इफ़ आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू।